नमस्कार मित्रों। कमेंट देख लीजिए एक बार, आ रहे हैं क्या? हाँ, आ गए। क्या आप सभी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? यस नो एक बार मुझे जवाब दे दीजिए। सर उपसर्ग का एक डाउट है, बोल दीजिए फटाफट, क्वेश्चन पुटअप कर दीजिए। ज्योति जी क्वेश्चन पुटअप कर दो फटाफट, ठीक है? क्योंकि अब मैं समास पढ़ा रहा हूँ फिलहाल तो। चलिए, यस पहले लिखने से पहले समझ लीजिए, मैं वापस बैक जा रहा हूँ। अपनी पहली जो क्लास हुई थी समास को लेकर के, तो मैंने समास के बारे में ये कुछ बिंदु आपको लिखवा दिए थे, ठीक है? समास दो या दो से अधिक शब्दों का मेल है, जिसमें क्या होता है, कारक चिन्ह आदि का लोप होता है। ध्यान रखना, कारक चिन्ह आदि का क्या होगा, इसमें लोप होता है, ठीक है? जल और धारा दोनों को जोड़ोगे क्या बना, जल धारा। अब इसका विग्रह करोगे तो जल की धारा। हमने किसका लोप कर दिया, के का, अर्थात समास का मतलब है संक्षिप्त करना, कम करना, ठीक है? हमने इसको कम कर दिया। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त करना या संक्षिप्तीकरण या कम करना। इसका शाब्दिक अर्थ है समास शब्द समधन आस से बना है। सम यानी सम्यक, आस यानी पास में बैठाना, यानी संपूर्ण रूप से, उचित रूप से शब्दों को पास में बैठाना। समास शब्द का विलोम क्या होता है, व्यास। किसी शब्द में संधि भी हो सकती है और समास भी हो सकता है। जैसे उदाहरण दिया हमने धनागम, ठीक है? ये धनागम, धन का आगम, ये तो हो गया समास। और धनागम का संधि विच्छेद धन प्लस आगम, ये दीर्घ संधि हो गई। और किसी शब्द में समास तो हो सकता है पर संधि नहीं हो, कोई जरूरी नहीं है। हर शब्द में संधि और समास हो कोई जरूरी नहीं है, और हर शब्द में संधि हो ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन किसी शब्द में संधि तो है पर समास नहीं है, किसी शब्द में समास तो है पर संधि नहीं है। इस तरीके के शब्द बनते हैं। फिर हमने समास के भेद का वर्गीकरण किया, तो हमारे पदों की प्रधानता के आधार पर समास कितने आ गए, चार। समास के कितने भेद हैं, चार भेद है पदों की प्रधानता के आधार पर। अव्ययी भाव समास, ठीक है? इसका उदाहरण, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है यथाशक्ति, ठीक है? याद रखना, आगे पढ़ेंगे हम अव्ययी भाव को, अभी इस पर बात नहीं करनी है। ये याद रखना है कि इस अव्ययी भाव की कंडीशन क्या बनती है। अव्ययी भाव की कंडीशन ये बनती है, इसमें कौन सा पद प्रधान होता है, पहला। फिर हम बात करते हैं तत्पुरुष समास, इसकी कंडीशन ये बनती है, इसके अंदर कौन सा पद प्रधान होगा, दूसरा पद। फिर हम बात करते हैं द्वंद्व समास, इसकी कंडीशन क्या बनती है, इसमें दोनों के दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। और बहुब्री समास में क्या होगा, इसमें एक कोई भी पद क्या नहीं होगा, प्रधान नहीं होगा। तत्पुरुष समास को हमने वापस डिवाइड किया अलग अलग भागों में, कर्मधारय तत्पुरुष, द्विगु तत्पुरुष, लुप्त पद तत्पुरुष, ठीक है? अब बात करें तो कर्मधारय तत्पुरुष का उदाहरण क्या होगा, नील कमल, नीला है जो कमल, पहला पद दूसरे की विशेषता बताता है, उसे हम कर्मधारय कहते हैं। द्विगु, जिसमें पहला पद दूसरे पद की संख्या के रूप में विशेषता बताता हो, तो द्विगु तत्पुरुष का समास हो जाएगा चौरा। फिर लुप्त पद, लुप्त पद का मतलब पूरा का पूरा पद गायब हो जाए कारक चिन्ह के अलावा, जैसे रेल गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। फिर हम बात करें द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास का जो उदाहरण है वो है माता और पिता। फिर बहुब्री समास का उदाहरण क्या हो जाएगा, दशानन, दश है आनंद जिसके वह, और जलधारा, जल की धारा, और ये है कौन सा है, तत्पुरुष समास। ये हमने पहले पढ़ लिया था पूरा। अब हम बात करें अध्ययन के दृष्टिकोण से, अध्ययन की सुगमता को ध्यान में रखते हुए समास संख्या में 6 है। याद रखना, ये जो 6 लिखा गया है ये शुद्ध लिखा हुआ है, ये हिंदी का रूप है। याद रखना, हिंदी में 6 ऐसे लिखते हैं और संस्कृत में 6 कैसे लिखते हैं, इस तरीके से याद रखना। कभी आपको शब्द शुद्धि में भी पूछे कोई हिंदी में 6 को कैसे लिखते हैं, तो हम जनरली ऐसे लिख के आ जाएंगे, नहीं लिखना, ये संस्कृत रूप है। तो 6 कौन कौन से हो गया, अव्ययी भाव, सामान्य तत्पुरुष का मतलब तत्पुरुष, कर्मधारय तत्पुरुष, द्विगु तत्पुरुष, द्वंद्व तत्पुरुष, और द्वंद्व समास और बहुब्री समास। कर्मधारय समास, द्विगु समास दोनों किस समास के भेद हैं, तत्पुरुष समास के ही भेद हैं। अभी आप इसे लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं।
कंप्लीट लिख लिया सबने? अब हम कायदे से सबसे नंबर 1 वाला कौन सा हमारा, अब यही भाव। ओके, जो लाइव पढ़ रहे हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं उनको मैं बता दूं, आज कृषि पर्यवेक्षक का पिछली भर्ती का, अभी वाली तो बाकी है, उसका रिजल्ट आ चुका, फाइनल रिजल्ट आ चुका, और उसमें काफी सारे बच्चे सेलेक्ट हुए। अभी 2-3 जनों के मुझे कॉल आ ही गया, और अपने यहाँ से भी एक सर है, उनका भी एग्जाम उन्होंने भी दिया था, उनका भी सिलेक्शन हो गया। तो आने वाले समय में आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, ठीक है ना, तो तैयारी उसकी करनी है अपन को, और बढ़िया करनी है, और लगे रहिए कि मेहनत करने वालों को सफलता आखिर मिलती है। और जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उन सबको बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं रॉयल परिवार की तरफ से। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो घबराए नहीं, नर हो न निराश करो मन को। दूसरी जो वैकेंसी आ रही है, इतना हमने पढ़ ही रखा है, तो और तैयारी करें तो उसमें सफलता निश्चित मिलेगी, इसलिए हारना नहीं है। जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई। और आज सभी बच्चे इसी में लगे हुए रहेंगे, रिजल्ट को देख रहे होंगे बहुत सारे, ठीक है। अभी हाल फिलहाल ही आया, और मेरे पास भी ये कागज पड़ा हुआ है, ये रिजल्ट है। कुछ जो बच्चे हैं उनको मैं थोड़ा नोटिस करा लेता हूँ। जनरल की जो मेरिट गई है वो 232 गई है, और टीएसपी जनरल की मेरिट 196 गई है, बस ये ध्यान रखना है। और टोटल पोस्टें कितनी थी, 41 तो है आपकी टीएसपी की, और नॉन टीएसपी की है 374, इनको प्लस कर लेना, ठीक है, तो पता पड़ जाएगा कितनी। अनुसूचित क्षेत्र 333 और अनुसूचित क्षेत्र के 41, टोटल है 374। टोटल कितने हैं, 374। अभी कितनी पोस्टें आती है उसका पता पड़े, इसमें आगे कुछ लिख रखा है वैसे। टोटल 430 पद थे। टोटल कितने पद थे, 430, ठीक है। बाकी का देखते हैं, इसमें कुछ 3 गुना ऐसे कुछ लिया था, है ना, 2 गुना 3 गुना, और फाइनल रिजल्ट आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले अव्ययी भाव समास पर। अव्ययी भाव समास को थोड़ा मैं आपको पहले पढ़ा लेता हूं, इसको लिखाएंगे हम बाद में, अब आपको लिखना नहीं है। मेजर बात क्या है वो ही समझनी। देखो इस समास में कौन सा पद प्रदान होता है पहले तो ये बताइए। पहला पद अव्ययी भाव। ओके, बारीक बातें क्या सीखनी है इसमें, 4 बातें ही सीखनी है। नंबर 1, पहला पद आपको उपसर्ग मिलेगा। क्या मिलेगा, उपसर्ग। उदाहरण के लिए आता है जैसे प्रतिदिन, तो आप सोचिए उपसर्ग का टॉपिक जरूरी था हमारे लिए, ये देखो हमने प्रति उपसर्ग पढ़ा। दूसरा, पहला पद अव्यय हो। क्या हो, अव्यय। अव्यय किसे कहते हैं, वे शब्द जो लिंग वचन काल कारक विभक्ति के आधार पर जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता हो। जैसे देखो लड़का का लड़की हो सकता है, लड़के हो सकता है, वचन चेंज हो गया उसका। पुस्तक का पुस्तकें हो सकता है, लेकिन यथा एक शब्द है, यथा का यथे नहीं हो सकता, यथु नहीं हो सकता, यथ्या नहीं हो सकता। जैसे बकरी से बकरिया बन जाता है, तो ये एक ऐसा शब्द है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय कहते हैं हिंदी में। तो अव्यय से शुरू होने वाले जितने भी शब्द मिलेंगे, जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति ये अव्यय, यथा अव्यय। तीसरा, नाम पद, नाम पद, नाम कहते हैं संज्ञा को। जब कोई संज्ञा पद रिपीट हो जाए, नाम पद पुनरुक्त। जैसे दिनों, दिन, दिन शब्द संज्ञा है, फिर वापस दिन आ रहा है, ये भी संज्ञा है। हाथों हाथ, हाथ शब्द संज्ञा है, फिर हाथ आ रहा है, हाथों हाथ, दिनों दिन, रातों रात, घर घर, है ना, ये संज्ञा शब्द है। और चौथा, पुनरुक्त, क्रिया विशेषण, पुनरुक्त रिपीटेशन वाले, जैसे मंद मंद, आहिस्ता आहिस्ता, होले होले, धीरे धीरे, ऐसे शब्द आपको मिलेंगे रिपीटेशन वाले। यानी कुल मिलाकर के पहला पद या तो उपसर्ग मिले,
पहला पद अव्यय मिले, पहला पद नाम पद पुनरुक्त मिले, या रिपीटेशन वाला कोई क्रिया विशेषण वाला शब्द मिले। तो इन दो के उदाहरण मैं आपको एक कैटेगरी के साथ पढ़ाऊंगा और इन दो को अलग कैटेगरी के साथ पढ़ाऊंगा, ताकि आप इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या बनती है? जिस सामासिक पद में पहला पद प्रधान हो, पहला पद उपसर्ग हो, पहला पद अव्यय हो, पहला पद नाम पद पुनरुक्त हो या पुनरुक्त शब्द हो, वहां कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। एक तो ये बात होगी। दूसरा, जितने भी ऊनतावाची शब्द होते हैं, ऊनता का मतलब होता है एक कम, जैसे 29, 39, 49 पढ़ा था ना मैं आपको। ऊनतावाची शब्दों में सदैव अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है। अगली बात, इसके अंदर कुछ खास प्रश्न ऐसे बनेंगे जहां आपको पेपर सेटर उलझाएगा। यहां पहला पद अव्यय होता है, लेकिन कई बार ऐसे शब्द भी आ जाते हैं जहां पहला पद अव्यय नहीं होता, दूसरा पद अव्यय होता है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि वो पूरा का पूरा पद अव्यय बन जाता है। पूरा का पूरा पद अव्यय बन जाता है। कैसे बनता है उसके 2-3 उदाहरण बताता हूं। देखो, ये शब्द हैं अर्थ, अनुसार, उपरांत, ये अव्यय शब्द है। अब अव्यय अभी तक देखो कहां लग रहा था? आगे लग रहा था, लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी बनेंगे, जैसे देखो रक्षार्थ, दानार्थ, सेवार्थ, ज्ञानार्थ। ऐसे में अर्थ शब्द पीछे आ रहा है और पीछे वाला शब्द अव्यय। रक्षा से रक्षाओं शब्द बनता है, लेकिन अर्थ का अर्थों भी बन जाता है। लेकिन जब अर्थ लगने के बाद अब वो शब्द बहुवचन रूप में हमारे सामने प्रयुक्त नहीं होता, वो पूरा का पूरा पद अव्यय बन जाता। इसी प्रकार अनुसार, वचनानुसार, कथनानुसार, योग्यता अनुसार, अनुसार पीछे आ रहा है। इसी प्रकार उपरांत, मरणोपरांत तो पीछे आ रहा है। तो ये जब शब्द पीछे लगते हैं तो ऐसे में कुछ विशिष्ट उदाहरण है, उनको भी हमें पढ़ना है। अगर ये लगता है तो विग्रह कैसे करेंगे, ये लगता है तो विग्रह कैसे करेंगे, और ये लगेगा तो विग्रह कैसे करेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है, जो मैं आपको नोट में आगे लिखाऊंगा। क्लियर है? चलिए अब हम अव्यय भाव पर आते हैं। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ क्या भाषा लिखी है? देखो, जिस सामासिक पद में, अर्थात यूं समझिए यहां पर अभी बात हो रही है पहले पद, प्रथम पद प्रधान हो, बिल्कुल सही है, तथा प्रथम पद क्रमशः या तो होना चाहिए उपसर्ग, या होना चाहिए अव्यय, या पुनरुक्त। पुनरुक्त यानी रिपीटेशन, एक ही शब्द बार बार आए। पुनरुक्त तथा नाम पद, नाम पद यानी संज्ञा पद, दोनों में से कोई भी हो, कोई चलेगा। वहां कौन सा समास होगा? अव्यय भाव समास होता है। क्लियर है? इसको आप जोड़ के लिख देना पूरा, अव्यय भाव। जैसे देखो, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। अब आप देखिए, शक्ति शब्द नहीं बदला है, लेकिन शक्ति के अनुसार क्या आ गया यहां पर? के अनुसार। ये के अनुसार किसके ऊपर आया है? यथा। तो ज्यादा प्रभावी कौन है? यथा। शक्ति शब्द तो बना हुआ है, शक्ति के अनुसार, तो इसका विग्रह ऐसे होगा। अब यहाँ अव्यय का मतलब क्या होता है? वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर अपरिवर्तित, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। इनका दूसरा नाम क्या है? अविकारी। ठीक है। अब कुछ उदाहरण, इनको पढ़ने का तरीका अपनी कॉपी में मैंने आपको शॉर्ट तरीके से पढ़ाया ताकि आपको जल्दी समझ में आए। हालांकि ये सब आएंगे उदाहरण, ताकि थोड़ा समझ सके। उपसर्ग और अव्यय से निर्मित उदाहरणों को हम पहले पढ़ेंगे। इस तरफ हम उदाहरण लिखेंगे, इस तरफ हम विग्रह लिखेंगे। विग्रह मैंने नहीं लिखा है, विग्रह क्योंकि इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि मैं हर एक शब्द की व्याख्या करते हुए आपको समझाऊंगा। ये सिर्फ अपन उदाहरण लिखेंगे और ये वाला पार्ट मैं आपको बाद में लिखाऊंगा। बात समझ में आ गई? इस तरीके से यथाक्रम, यथा संभव, यथाशक्ति, अकारण, आमरण, आजन्म, अजानुबाहु, आपाद मस्तक, आकंठ, ये ठ है, निर्विवाद, इस तरीके से शब्द है। फिर आगे देखो, नालायक, निरोग, प्रतिलिपि, प्रतिदिन, प्रतिबिंब, प्रतिध्वनि, प्रत्युत्तर, सेवार्थ। देखो अर्थ आ गया, पीछे अर्थ आ गया, ज्ञानार्थ, धर्मार्थ, रक्षार्थ। फिर ये अवसरानुसार, देखो अनुसार आ गया। फिर
फिर ये कथना अनुसार, ठीक है। इसी प्रकार अब इनका नोट है, जिन शब्दों के अंत में क्या आ जाए, अर्थ, या क्या आ जाए, अनुसार, आदि क्या होते हैं, वो अव्यय होता है, उनका विग्रह क्रमशः किससे करेंगे, के लिए से। जैसे ज्ञानार्थ, ज्ञान के लिए। कभी विद्यालय जाते हो तो आपको पता है वहां बाहर लिखा रहता है ज्ञानार्थ प्रवेश सेवार्थ प्रस्थान, ज्ञान के लिए। तो अर्थ का मीनिंग है के लिए, अर्थ, ठीक है। तो अर्थ आएगा तो विग्रह किससे करेंगे, के लिए से। और अनुसार अगर आएगा तो विग्रह किससे करेंगे, के से। जैसे वचना अनुसार, वचन के अनुसार। शब्द, जिन शब्दों के अंत में क्या आ रहा हो, उपरांत, या क्या आ रहा हो, पूर्व, उनका विग्रह कैसे करेंगे। जैसे मरणोपरांत, तो उनका विग्रह उपरांत अगर आए तो के लगाना, मरण के उपरांत, या के बाद भी लिख सकते हैं। ध्यान पूर्वक का, ध्यान के साथ, तो पूर्वक जहां आता है उसका विग्रह किससे करना है, के साथ। और वे शब्द जो ऊनतावाची, ऊनता का मतलब होता है एक कम, संख्यावाचक शब्द है, ठीक है, उनमें अव्ययीभाव समास होता है। जैसे 29 30 में एक कम, 39 40 में एक कम। आई बात समझ में, ये नोट था। इसके अलावा ये एक कैटेगरी है। अब बी कैटेगरी, पुनरुक्ति या नामपद, रिपीटेशन वाले, एक शब्द बार बार आ जाए। जैसे लूटम लूट, बारामारी, भागम भाग, चला चली, दिनों दिन, धीरे धीरे, रातों रात, हाथों हाथ, घर घर, गांव गांव, पहले पहल, मंद मंद, एक एक, इस तरीके से। क्लियर हो गया। चलिए, तो आप पहले इन सभी शब्दों को लिख लीजिए, फिर मैं इनकी सबकी व्याख्या करूंगा एक साथ। यहां से आरंभ कर लीजिए आप। अभी लिखने का काम है। हाँ सर, स्वस्तिक और स्वल्प और स्वाधीन में उपसर्ग बता दीजिए सर। बिल्कुल, ज्योति ने कुछ सवाल कर लिए, मैं पहले उसके प्रश्नों का उत्तर बता देता हूँ। उसने क्या क्वेश्चन दिए हैं, रुक जाना 1 मिनट बाद, 2 मिनट, इसके पहले प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। अरे कहाँ चले गए, स्वस्तिक, स्वल्प और स्वाधीन। एक तो है स्वस्तिक, लिख रही है ये स्वस्तिक, और एक स्वाधीन, सब पढ़ा चुका हूं मैं, और एक आ रहा है स्वल्प, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहली बात, ये मैंने इस पर बात की थी, स्वास्तिक कोई शब्द नहीं होता है, ये है स्वस्ति। स्वस्ति, और प्रत्यय क्या है इसमें, क प्रत्यय, याद रखना। जैसे 10 में क लगा, क्या बना, दशक। सप्त में क लगा, सप्तक। इस तरीके से स्वस्ति में क लगने से क्या बनेगा, स्वस्तिक बनेगा, स्वास्तिक नहीं बनेगा। वो क्योंकि अंत में जो ई लग रहा है, इसका मतलब यूं नहीं है कि इसमें इक प्रत्यय जोड़ दो, इक प्रत्यय नहीं है, मैंने पढ़ाया तब भी कहा था। अब बात करें इस स्वस्ति का संधि विच्छेद, तो संधि विच्छेद होता है सु धन अस्ति, ये यण संधि है। कौन सी संधि है, और यण संधि अगर आप पढ़ोगे तो उसमें मैंने ये लिखवा रखा है बकायदा, सुधनस्ति स्वस्ति। तो इसमें स्वस्ति में सु उपसर्ग है, ये ध्यान रखना, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। हा? सुस्ती वो अलग शब्द है, आलस है, ये अलग है, इसमें नहीं है, ये कोई, ये मूल शब्द है। तो इसी प्रकार स्वाधीन, स्वाधीन में शब्द है स्व, और इधर है अधीन, ये भी पढ़ा चुका हूं। और अ मिलके क्या बनाएंगे, आ, जो स्वयं के अधीन हो उसे स्वाधीन कहा जाता है। इसलिए यहां पर स्व उपसर्ग आएगा, जैसे स्व प्लस तंत्र, स्वतंत्र, स्वधन राज्य, स्वराज्य। और ये आपको कहां मिलेगा, संस्कृत की दूसरी कैटेगरी के जो मैंने 22 उपसर्गों के अलावा पढ़ाए थे उसमें लिखा रखा मैंने, स्व उपसर्ग पढ़ाया, स्व यानी अपना। और अधीन, अधीन में अधि उपसर्ग निकलेगा और इन प्रत्यय लगेगा। और स्वल्प में, स्वल्प में आ जाएगा सुधन अल्प, और ये यण संधि का उदाहरण है।
सु यानी अच्छा, अल्प यानी थोड़ा, थोड़ा है पर अच्छा। ये सब बातें मैं पढ़ा चुका हूं, तो अच्छी तरीके से देख लेना इसे बाद में। चलिए फिलहाल इसको लिख लीजिए।
लिख लिया सभी ने? इसको आगे बढ़े क्या? हाँ ठीक है, तो ओके, चलो। हाँ सर, नोट्स इसको थोड़ा सा ब्राइटनेस के बारे में, बाकी ठीक है इसको। हाँ, एक बार सभी ये लिख लीजिए आप, फिर उसके बाद इसके ऊपर व्याख्या कर लेते हैं। आज तो कोई नहीं, नेक्स्ट उनको यथाशक्ति अकारण, अकारण, पिताजी अकारण गुस्सा हो गए, अकारण बिना वजह, अकारण ब्रेकअप हो गया। हाँ, वही बिना कारण के। हाँ बेटा, कारण कौन सा होता है? आजकल तो छींकने पर भी ब्रेकअप हो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, नेक्स्ट ले लो। हाँ, ये निर्विवाद सत्य है, इसमें विवाद करने जैसी बात ही नहीं है। आ कंठ, ठ ठटेरा वाला, ठ ठंडा, ठ ठाला वाला, आ कंठ, ट नहीं लिखना है, टमाटर वाला ट नहीं, ठ ठ ठ। मतलब क्या होता है? हरण का मतलब तो हरना होता है, और अनुहरण ये कहीं सी एग्जाम में दिया हुआ। अनुहरण का मतलब प्रॉपर मेरे को भी इसका एग्जैक्ट पता नहीं है, देख के बताऊंगा, क्योंकि इसका एग्जैक्ट कहीं वाक्य प्रयोग हो तो ही समझ में आता है, क्योंकि किसी शब्द का एग्जैक्ट अर्थ क्या है। नेक्स्ट है, कल इस पर मैं आपको देख करके इसको बता दूंगा। बोले नालायक, निरोग, प्रतिलिपि, प्रतिदिन, प्रतिबिंब, प्रतिध्वनि, प्रत्युत्तर, सेवार्थ, ज्ञानार्थ, धर्मार्थ, रक्षार्थ, अवसरानुसार, कथनानुसार, वचनानुसार। लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट ले लें? ओके, ये वापस आ जाएंगे शब्द, मैं वापस रिपीट करूंगा। वापस अभी इनकी व्याख्या करेंगे ना, तो एक एक रिपीट हो जाएंगे। ये नोट अभी नहीं लिखना है। हाँ, ये नोट नहीं लिखना, डायरेक्ट इसके बाद आप लिखिए सेकंड पार्ट, पुनरुक्त, नाम पद पुनरुक्त। नहीं, जगह भी बाद में लास्ट में लिखवा दूंगा। हाँ, नोट को लास्ट में लिखेंगे ताकि आपको पता पड़ जाएगा कहां लिखना है। लूटम लूट, मारा मारी, भागम भाग, चला चली, दिनों दिन, धीरे धीरे, रातों रात, हाथों हाथ, घर घर, गांव गांव, पहले पल, मंद मंद, एक एक। महेंद्र जी, बैक करने की आवश्यकता नहीं है, अभी ये इसको लिख लीजिए फिलहाल। वो नोट इसके बाद लिखना है, एक एक के बाद हम नोट लिखेंगे, ठीक है?
कंप्लीट। हाँ, क्या कह रहे हो? पहले पहल बताऊंगा ना, पहले पहल का क्या, पहले पहल। हाँ हाँ, पहले पहल तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरा दिल का ले गए चैन, उसमें गाना में आता है ये शब्द। तुम गाने सुनो, शब्द को सुनो, खाली गाने मत सुनो। मैं तो कहां से कहां शब्द लिया है देखो, ये कहां किस गाने में इतना ढूंढ के लिया है। हाँ, चले आगे। हाँ, अब आप भी वैसे बन गए हो कि कौन सा शब्द किस जगह पर है ना, वो आदत धीरे धीरे। अब आप लिखिए नोट, नोट लिखिए, ये नोट लिख लीजिए अंत में। जिन शब्दों के अंत में अनुसार आदि अव्यय आते हैं, यूं कर दो, ठीक रहेगा। उनका विग्रह क्रमशः के लिए तथा कैसे किया जाता है। कैसे किया जाता है? कैसे, ये ऐसे लिखना है, यूं नहीं है कि ऐसे लिख दोगे कैसे, वो अलग है। ये कैसे है और ये कैसे, दोनों में अंतर है। कैसे बताएं, वो वाला है। हाँ, जमीन आसमान का अंतर हुआ नहीं हुआ? हाँ, ये नहीं कि कैसे होता है तो आप ये कैसे लिख दिया तो मामला ही गड़बड़ हो जाएगा, फिर वो गाना गाना पड़ेगा। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है, कैसे कहूं मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता। ये है ना सब। हाँ, गाना सुनना पड़ेगा। अब गानों में ही तो है मेन सब चीजें। आप ये बहुत सी चीजें आपके सेकंड ग्रेड और रीट में ये बहुत सी शब्द, ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया सब गानों में ही पढ़ा लेता हूं मैं तो, परंतु क्या है कि आपके टॉपिक नहीं है। हाँ, नहीं तो गाने गाने जाओ, गाने विशेषण पढ़ाते पढ़ाते गाने सीख जाते। चले आगे। फिर मुझे व्याख्या करनी है इन सब की। कितने सिलेक्शन हुए गुरुजी? अभी चल रहे हैं, शोध अनुसंधान सब चल रहे हैं, धीरे धीरे पता पड़ जाएगा, ठीक है ना। हो गया कंप्लीट?
चले आगे। चलिए अब वापस वहीं पे आ जाइए जहां अपन ने स्टार्ट किया था उदाहरण। कंप्लीट है। चलो मैं बैग ले रहा हूं, कोई नहीं, कोई अगर पार्ट रह भी गया है तो घबराने की जरूरत नहीं, अपन वापस आएंगे। ओके चलिए, यहां से है ना यथास्थान। अब इसका मतलब समझिए। यथास्थान का मतलब देखो, जब हम परीक्षा देने जाते हैं तो वहां आपको क्या कहेंगे, सभी स्टूडेंट यथास्थान बैठ जाइए। जिसका जो स्थान निर्धारित होगा वहीं बैठेगा, जिसका रोल नंबर होगा वहीं बैठेगा। ये तो नहीं कि गुरुजी की सीट पे बैठ जाएगा, क्या नहीं बैठेगा ना। तो जो स्थान निर्धारित है, यथास्थान का मतलब होता है स्थान के अनुसार। लिखिए इसका विग्रह, स्थान के अनुसार। इसका विग्रह क्या होगा, स्थान के अनुसार। या फिर इसका विग्रह हो सकता है जो स्थान निर्धारित है, जो स्थान निर्धारित है। जो स्थान निर्धारित है। अगला देखिए, यथा योग्य। यथा योग्य, योग्यता के अनुसार। लिखिए इसका विग्रह, या जो जितना योग्य, ऑब्लिक करके लिखना। पहला लिखिए योग्यता के अनुसार, योग्यता के अनुसार, या जो जितना योग्य। आगे बात समझ में, जो जितना योग्य दोनों राइट है, योग्यता के अनुसार भी राइट है और जो जितना योग्य। अगला शब्द क्या आ रहा है, देखो इधर, इसको गौर से देखो। ये एक ऐसा शब्द है जिसमें संधि भी है और समास। देखो इसमें संधि, पहले देखो, अगर आपने संधि विच्छेद करना सीख लिया ना, ऑटोमेटिक विग्रह भी सीख जाओगे। और इसमें क्या है, समास भी है। और यथोचित गुण संधि का उदाहरण है यथा धन उचित। यथा का मीनिंग होता है जैसा, जैसा उचित, इसका मीनिंग है यथोचित। अब आप इसका प्रयोग कहां करते हो, यथोचित। जैसे मान लीजिए किसी लड़के की सगाई की बात चल रही है, पिताजी ने उसको 10 लड़कियों के फोटो दे दिए। ऐसा मत, हाँ किसी को एक ही नहीं मिल रही है, कंडीशन है। और उसको कितने लड़कियों के फोटो दे दिए, 10। और कहा बेटा ये 10 ही है, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इनमें से चुनाव कर ले, चयन कर ले। लड़के ने 10 ही लड़कियों को फोटो देख लिया, 10 ही लड़कियों का। उसे समझ में नहीं आया किसको सेलेक्ट करूं, ठीक है ना। क्या, हाँ इतना भी शरीफ मत बन, ठीक है ना। शादी तो एक से करनी है और क्या, चुनाव करना है। लेकिन वो निर्णय नहीं ले पाया, तो उसने अपने पिताजी पर ही छोड़ दिया। बोले कि इन 10 में से जो आपको ठीक लगती हो वो ही सेलेक्ट करो, आप यथोचित निर्णय लीजिए, जैसा उचित समझे। अब आई समझ में, यथोचित का मतलब जैसा उचित। करिए इसका विग्रह, यथोचित। आप सोच रहे हो काश ऐसा हमें भी ऑप्शन मिले, है? अरे वारे, जॉब लगेगी तब मिलेगा, बिल्कुल जॉब लगेगी सब आएगी। हाँ यथोचित आपके साथ भी होगा। हाँ पिताजी को आप भी कहोगे पिताजी आप यथोचित चुनाव करिए, डॉक्टर से शादी करवा लो मेरी, तो है ना। हाँ मेरी तो बैंड बजवाओ। हाँ हाँ हाँ, चलिए। लाल चुनरिया वाली, यथोचित का लिखा ना जैसा उचित, तो फिर क्या लिखा है, इतनी देर तो यही तो कह रहा हूं, जैसा। हाँ सभी लड़के यथाक्रम बैठिए। अच्छा क्रम के अनुसार, जो क्रम निर्धारित है वहीं बैठेंगे ना, जिसका रोल नंबर है वहीं बैठेंगे ना। तो लिखिए क्रम के अनुसार, ऑब्लिक जो क्रम निर्धारित है। इसका विग्रह होगा क्रम के अनुसार, या फिर जो क्रम निर्धारित है, जो क्रम निर्धारित है, निर्धारित है। आधी बार तो चलता नहीं है। ओके चलिए, अब देखिए क्या आया है,
यथासंभव। किसी की शादी का इनविटेशन कार्ड दिया गया है मुझे, और मैं उसको ये कह रहा हूं, बाकी प्रयोग कर रहा हूं वेंडा। आप बड़े भावुक हो। हाँ, ठीक है। तो मैंने कहा यथासंभव मैं प्रयास करूंगा तेरी शादी में आने का, बशर्त उस दिन कहीं और निमंत्रण नहीं हुआ, कोई क्लोज रिलेशन हुआ मेरे परिवार में, पहले मैं वहीं जाऊंगा, है ना। और कभी उस दिन अगर मेरे कहीं शादी का कोई कहीं इधर कोई रिलेशन में नहीं है, फ्री हूं, क्लास भी नहीं है, तो शादी में चला आऊंगा। जितना संभव, यथासंभव रेलवे स्टेशन पहुंचिए, जितना संभव हो। तो लिखिए इसका विग्रह, जितना संभव। चलिए लिख लिया, यथासंभव, जितना संभव। नेक्स्ट क्या है, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। ये तो अपन ने पढ़ लिया, शक्ति के अनुसार। चलो नेक्स्ट, अगला क्या है, अकारण। आकरण कहां लिखा है, पढ़ना नहीं आ रहा है। अकारण, अकारण बिना कारण। अकारण का मतलब लिखियो बिना कारण। अकारण गुस्सा हो रहा है, अकारण बिना कारण, है ना। अकारण बिना कारण, कोई कारण ही नहीं है उसका। कारण तो शब्द बना है, उपसर्ग है। चलिए अगला शब्द क्या है, आमरण। पहले मीनिंग समझ लो फिर लिखो। नेताजी आमरण अनशन पर है, आमरस अलग है। देखो भूख हड़ताल नहीं है, पहले समझ ले। शाबाश। देखो आमरण का मतलब है जब तक मरे नहीं तब तक। मैंने आ का मीनिंग पढ़ा है, याद करो, तक। तो आमरण का मतलब है मरने तक। लिखिए मृत्यु तक। यथोचित, जैसा उचित। हाँ, तो आमरण का क्या लिखा, मृत्यु तक। आमरण का क्या लिखोगे, मृत्यु तक। और आपको मैंने उपसर्ग पढ़ाया, तब मैंने आ का मीनिंग क्या बताया था, तक बताया था ना। अगला देखिए, आज जन्म। आपको पता भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी, मैं आज जन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, जन्म से मृत्यु तक। देखिए जन्म से मृत्यु तक, आज जन्म का होगा जन्म से मृत्यु तक। नेक्स्ट देखिए, अजानुभाव पढ़ा चुका हूं मैं। जानू यानी घुटने। हाँ मुझे पता है, आप तो सिंपल हो, आप बहुत साधारण हो। ये हिंदी का शब्द है, यूं लग ऐसे रहा पर है नहीं है। हाँ, बाकी इसका मीनिंग ऐसे वैसे मत निकाल लेना। हाँ हाँ, ओए तू मेरा जानू। हाँ, आजानु बाहु का मतलब है, जानू यानी घुटने, बाहु यानी भुजाएं, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो। तो इसका विग्रह होता है जानू से बाहु तक। लिखिए विग्रह, जानू से बाहु तक। यूं नहीं कि जानू से जाने मन तक। हाँ, जानू से बाहु तक। थोड़ा स्पीड लिखे हैं, बहुत लिखाना है। जानू से बाहु तक। आकंठ, आकंठ का मीनिंग है कंठ तक। लिखिए कंठ तक। हाँ, आपाद मस्तक, थोड़ा समझ लीजिए इसको। पाद यानी पैर, मस्तक यानी माथा। पैर से माथे तक, तो लिखिए पैर से मस्तक तक। पैर से मस्तक तक, पैर से मस्तक तक। आकंठ, कंठ तक। कंठ तक, ठीक है। निर्विवाद, बिना विवाद। निर्विवाद का मतलब है बिना विवाद। ये निर्विवाद सत्य है, रॉयल में हिंदी अच्छी पढ़ाई जाती, कोई विवाद करने की आवश्यकता नहीं है ना। कोई है विवाद करने की, हाँ, बिना विवाद के। ये निर्विवाद सत्य है। अगला क्या है, जो लायक नहीं, नालायक, जो लायक नहीं। नेक्स्ट, निरोग, बिना रोग।
निरोग का होगा बिना रोग का, जिसमें कोई रोग ना हो, बिना रोग। और ये आपको पता, मैं पढ़ा चुका हूं, इसमें उपसर्ग है निर और रोग, और इस र के प्रभाव से ये र गायब हो जाएगा और ये नी कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। सारे रूल पढ़ा चुका हूं मैं, निरोग, ठीक है। और इसकी मात्रा बड़ी आएगी, शब्द सिद्धि हो जाएगा। अगला है प्रतिलिपि। पहले इसका मीनिंग समझो। प्रतिलिपि कहते हैं नकल की नकल को। कोई नकल लिखा हुआ, प्रतिलिपि आपने देखा होगा, कोई मैंने लिखा, उसके लिखा हुआ कार्बन कॉपी। लिपि की लिपि, इसका विग्रह होगा लिपि की लिपि। प्रतिलिपि का विग्रह होगा लिपि की लिपि। कुछ किताब में इसे हटा दिया गया है, बहुत सी किताबों में, लेकिन अभी भी एनसीईआरटी और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक है उसमें तो चल रहा है, इसलिए अभी भावी लिखना है। प्रतिलिपि का बहुवचन प्रतिलिपियां बनता है। डॉक्टर राघव प्रकाश व्यवहारिक सामान्य हिंदी की जो पुस्तक पहले चलती थी उसमें भी अभिभाव में था, लेकिन बाद में इसको चेंज करके हटा दिया गया, ठीक है, कुछ शब्द। अगला देखो प्रतिदिन। देखो इसका मीनिंग समझिए। प्रतिदिन वह कमजोर होता जा रहा है, यानी एक दिन में हुआ थोड़ी, एक दिन दो दिन इस तरीके से। तो प्रतिदिन का विग्रह क्या होगा? प्रतिदिन अखबार वाला मेरे घर आता है, हर रोज आता है, हर दिन आता है। प्रतिदिन मैं पढ़ाने आ रहा हूं, प्रतिदिन आप पढ़ने आ रहे हो, इसका मतलब हर दिन हुआ। और दिनों दिन, दोनों में अंतर समझना। दिनों दिन का मतलब दिन के बाद दिन, आज का दिन, कल का दिन, इस तरीके से। प्रतिदिन का मतलब तो हर दिन, इसका विग्रह क्या होगा? हर दिन, हर दिन। नेक्स्ट, प्रतिबिंब। बिंब का बिंब, बिंब का बिंब यानी परछाई। प्रतिबिंब का मीनिंग क्या होता है? परछाई, बिंब का बिंब। नेक्स्ट देखो प्रतिध्वनि। ये क्या है प्रतिध्वनि? आपने कभी बैंड वाले, माइक वाले देखा होगा, उनको वो जब माइक में बोलते हेलो 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 हेलो, ऐसे बोलते नहीं बोलते? तो एक ही ध्वनि बार बार रिपीट होती है। कभी पहाड़ों में जाना और आप बोलोगे, वो आवाज टकरा करके वापस रिटर्न अपने पास आती, तो उसको बोलते हैं प्रतिध्वनि, ध्वनि की ध्वनि। कन पट्टी पे कोई झापट मार दे और कितनी देर तक कन पट्टी में अंदर ही जन्नत टन ऐसा होता ना, वो रिपीट होती रहती है ना, वो उसको ही बोलते हैं प्रतिध्वनि, इको। चलो अगला क्या आ रहा है? प्रत्युत्तर का मतलब समझना, उत्तर का उत्तर। पहले इसको समझो, बहुत परीक्षा में पूछा गया है ये। प्रत्युत्तर, किसी लड़के को किसी लड़के से बात हो रही थी, अरे उस लड़की ने मुझे प्रपोज किया, है ना, तो फिर दूसरा जो उसका मित्र उस लड़के को पूछ रहा, जवाब में तेने क्या कहा? हाँ, बेंडा वो लड़की एक आंख से कानी थी, तो जवाब में कहा ना। हाँ वो भेंगी थी वो, अरे उसकी नजर इधर थी पर देखती उधर थी। चलो कोई बात नहीं। प्रत्युत्तर का मतलब होता है उत्तर का उत्तर या उत्तर के बदले उत्तर। उत्तर का उत्तर या उत्तर के बदले उत्तर। आगे बात समझ में? अरे ये प्रत्युत्तर समझना है। जैसे आपको पापा ने आपको कुछ सवाल पूछा, आपने जवाब दे दिया, फिर आपने यही बात आपके मम्मी के पास गई कि पापा ने तेरे से क्या कहा था, पापा ने कहा था, तो फिर तूने क्या कहा था? तो मैंने ऐसा कहा था कि मम्मी को मंगलसूत्र नया लाई दो क्योंकि वो पुराना हो गया है। ऐसा तो नहीं कहा कि मम्मी पुरानी हो गई है तो नई मम्मी ले आओ, है ना। तो जवाब में क्या कहा? अगला आ जाओ, क्या लिखा है? अर्थ। अब रुक जाओ, मैंने कहा था जिसके पीछे अर्थ आए उसका विग्रह होगा के लिए से, इसका विग्रह होगा सेवा के लिए। इसी प्रकार ज्ञानार्थ का क्या होगा? ज्ञान के लिए। धर्मार्थ का धर्म के लिए, और रक्षार्थ का रक्षा के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, दानार्थ एक शब्द है, दानार्थ, और वाह शाबाश जियो मेरे लाल, दान के
लिए। ध्यान रखना, एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। आई बात चमचे में। चला आगे, रक्षार्थ हो गया। अब मेरे याद देखो क्या आ रहा है, अनुसार। मैंने कहा जब भी अनुसार आए उसका विग्रह किसे करेंगे, के से। अवसरा अनुसार का होगा अवसर के अनुसार। तो सेवार्थ सेवा के लिए, सेवा के लिए, और अवसरानुसार का अवसर के अनुसार। कथनानुसार का क्या होगा, कथन के अनुसार। आई बात समझ में, कंप्लीट। कोई बचा, बाकी के उदाहरणों का विग्रह हम पढ़ेंगे कल। क्योंकि आपके वो मंडराने लग जाते हैं छत्ती।